नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी स्पेशल की ये तीसरी क्लास करेंगे। अभी तक 2 क्लास आ चुकी है, उसका वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कवर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन जो हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है आज का कृषि एवं पशुपालन। देख सकते हैं, कृषि एवं पशुपालन। पहला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नकदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है? उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है यहाँ पे। किस फसल का योगदान सबसे ज़्यादा है? किसमें? नकदी फसल में। तो ये गन्ना हो जाएगा, शुगर केन। ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गन्ना उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। मुजफ्फरनगर होगा। मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर और शामली सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जिले हैं। गन्ना के अतिरिक्त मसाले, तंबाकू, कपास और तिलहन इत्यादि नकदी फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? कृषि जलवायु क्षेत्र की बात हो रही थी। टोटल 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 9 कौन कौन से हैं देख सकते हैं। भाबर एवं तराई मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी और अर्धशुष्क क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र। टोटल 9 शस्त्र जलवायु क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाने वाला जिला कौन सा है? ये है चंदौली। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चंदौली जिले को उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है। यह जनपद जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है। इस जिले का गठन वर्ष 1997 में वाराणसी से काटकर किया गया था। नेक्स्ट है, मिशन शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, यह महिला सशक्तिकरण के लिए एक पहल है। करेक्ट है। दूसरा, इसमें सुरक्षा, संरक्षा, आत्मरक्षा, प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास पर 10 दिवसीय संयुक्त कार्यक्रम शामिल हैं। तीसरा दिया गया, यह 2024 में प्रारंभ किया गया था। चौथा, यह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है। पाँचवा, इसमें 60 दिवसीय स्वरोजगार कौशल उन्मुख प्रशिक्षण शामिल है। तो इनमें से कितने सही हैं? तो इनमें से टोटल 3 सही हैं। कौन कौन सही हैं देख सकते हैं। पहला, यह महिला सशक्तिकरण के लिए एक पहल है। दूसरा, यह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है। और जो तीसरा सही है, इसमें 60 दिवसीय स्वरोजगार कौशल उन्मुख प्रशिक्षण शामिल है। इस प्रकार दिए गए 5 कथनों में से 3 कथन जो है ये सही है। मिशन शक्ति एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है, जिसे कार्यान्वयन हेतु महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक योजना के रूप में शुरू किया गया था। यानी पहला वाला ऑप्शन सही है। इसके अलावा चौथा सही है और 5वां सही है। नेक्स्ट है, रेपसीड और सरसों यानी तिलहन के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश का तिलहन उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, सेकेंड नंबर पर है। मध्य प्रदेश जो है ये पहले नंबर पे है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 की धारा 7A में संशोधन के अनुसार मंडी शुल्क का अधिकतम प्रतिशत कितना है, जो मंडी उपयार्ड के मालिक या लाइसेंसधारी उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में एकत्र कर सकते हैं? तो ये 25% होता है। इसमें नहीं दिया गया है। ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नन ऑफ द एबव। डिटेल देखते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 की धारा 7A के अनुसार मंडी का मालिक या लाइसेंसधारी उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में मंडी शुल्क का अधिकतम 25% एकत्र कर सकता है। यह शुल्क मंडियों के रख रखाव और विकास के लिए खर्च किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 की धारा 7 के अनुसार किस स्थिति में राज्य सरकार किसी मौजूदा प्रमुख मंडी प्रांगण को समाप्त कर सकती है? तो ये इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा, यदि जनहित में आवश्यक या समीचीन समझा जाए। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 की धारा 7 के अनुसार राज्य सरकार जनहित में आवश्यक या समीचीन समझकर मंडी प्रांगण को समाप्त कर सकती है। इस धारा के तहत राज्य सरकार मंडी क्षेत्र के संबंध में सभी या किसी भी निर्दिष्ट कृषि उत्पाद के लिए अधिसूचना द्वारा विद्यमान मंडी स्थल को विशिष्ट मंडी स्थल जो है घोषित कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संशोधन अध्यादेश 2020 के तहत मंडियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या लागू किया गया था? पहला दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए प्रावधान। दूसरा दिया गया है, APMC से परे व्यापार के लिए विशिष्ट लाइसेंस का आवश्यक होना। तो यही सही हो
एपीएमसी से परे व्यापार के लिए विशिष्ट लाइसेंस का आवश्यक होना। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन संशोधन अध्यादेश 2020 के तहत मंडियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एपीएमसी यानी कि कृषि उपज बाजार समिति से बाहर व्यापार करने के लिए विशेष लाइसेंस अनिवार्य है। यह अध्यादेश मंडियों के बाहर भी कृषि व्यापार की अनुमति देता है, लेकिन इसे लाइसेंस के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादकता अधिक है? सबसे अधिक पश्चिमी में है, तो ये ऑप्शन सी में दिया गया है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादकता सबसे अधिक है। इस क्षेत्र में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है और उपजाऊ मिट्टी होने के कारण फसलें अच्छी होती हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश भारत में दुग्ध का अग्रणी उत्पादक है, करेक्ट है। दूसरा दिया गया है 2022-23 में भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में राज्य का योगदान 22% से अधिक रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, तो एक ही सही है, तो केवल ए। उत्तर प्रदेश साल 2022-23 में देश का शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य रहा। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के दुग्ध उत्पादन में 3.83% की जो है वृद्धि दर्ज की गई, अतः पहला कथन सही है। जबकि देश के कुल दुग्ध उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी जो है 15.72% है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्य है? बासमती चावल उत्पादक राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो पंजाब है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। भारत में पंजाब राज्य बासमती चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पंजाब की जलवायु और मृदा बासमती चावल उगाने के लिए आदर्श है। पंजाब के अलावा बासमती चावल भारत के हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों में भी प्रमुखता से उगाया जाता है। क्योंकि विकल्पों में पंजाब एवं हरियाणा नहीं है, अतः सही उत्तर जो होगा वो उत्तर प्रदेश होगा। धान की कौन सी किस्म उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है? दीपा, अर्चना, IR24, सीता, तो IR24। IR24 धान की किस्म उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है। IR24 धान की किस्म उच्च उपज देने वाली है। यह किस्म स्थिर बाढ़ और जलमग्नता को सहन कर सकती है। IR24 एक बौनी, ऊंचाई लगभग 90 सेंटीमीटर किस्म की है। इसकी पत्तियां गहरी हरी और सीधी खड़ी होती हैं। इस कारण धान की यह किस्म गिरती नहीं है। यह लगभग 123 दिन में तैयार हो जाती है। उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? मक्का दिया गया, गेहूँ, चावल, बारह, तो इसमें से गेहूँ। उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गेहूं के अलावा उत्तर प्रदेश आम, अमरूद, आंवला, मेंथा, आलू और गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। इनके में से कौन सी नकदी फसल उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती है? गन्ना उगाया जाता है, गेहूं उगाया जाता है, सरसों उगाया जाता है, रबड़ नहीं उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में जो है रबड़ की खेती नहीं की जाती है। वस्तुतः गन्ना उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नकदी फसल है। नकदी फसलें जिन्हें बाजार को ध्यान में रखकर उपजाया जाता है, जैसे गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, चाय, रबर इत्यादि। केरल राज्य भारत में रबड़ का जो है सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कुल उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा है। अन्य रबड़ उत्पादक राज्यों में तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। थाईलैंड जो है पूरे विश्व में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। इनके में क्या भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली बड़ी फसल नहीं है? बाजरा उगाया जाता है, मोटे अनाज ज़्यादातर उगाए जाते हैं, सोयाबीन, चना उगाया जाता है, कसावा नहीं उगाया जाता। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र वर्षा की कमी वाला क्षेत्र है। यहाँ जल की कमी आवश्यकता वाली फसलों की कृषि की जाती है। यहाँ प्रायः मोटे अनाजों जैसे बाजरा, चना, राई के साथ साथ सोयाबीन की कृषि की जाती है। इसकी कृषि कम उपजाऊ एवं ढलान वाली मृदा में की जाती है। कसावा बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली बड़ी फसल नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? तो ये हम लोग देखे थे, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक। गन्ने का जन्म स्थान भारत को ही माना जाता है। वर्तमान में भारत विश्व में ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा गन्ना तथा चीनी उत्पादक राष्ट्र है। सबसे नंबर 1 पे ब्राजील है, उसके बाद भारत है। गन्ने का भारत में सर्वाधिक उत्पादन क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु राज्य में होता है। गन्ने की एक प्रमुख बीमारी रेड रॉट डिजीज होता है, जिसके कारण गन्ने का लाल रंग हो जाता है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसमें बाजारू आधिक्य सर्वाधिक है? तो तिलहन, चावल, गेहूँ, चना, तो गेहूँ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में गेहूँ का बाजारू आधिक्य सरप्लस जो है सर्वाधिक है। गेहूँ उत्पादन में प्रथम स्थान है। गेहूं के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा और बोते समय 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक की ताप की आवश्यकता होती है, अतः इसे अक्टूबर-नवंबर में बोया जाता है। प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 24% भाग पे गेहूं की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है।
ये भी पूछा जा सकता है। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक डैश उत्सव का आयोजन है। काला नमक जो है ये चावल की एक प्रजाति है जो कि मुख्य रूप से सिद्धार्थनगर में पाई जाती है। तो उत्सव मनाया गया था। इसके अलावा कपिल वस्तु महोत्सव भी सिद्धार्थनगर जिले में मनाया जाता है। ताज महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त है? दिया गया है मक्का, गेहूं, कपास। मक्का, आलू, गेहूं, चावल, मक्का, गेहूं, गेहूं, कपास, मूंग। तो मक्का, आलू, गेहूं हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में आलू, मक्का, गेहूं जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुतायत में किया जाता है। अन्य फसलों में मटर, चना, आलू, सरसों तथा तंबाकू की भी उत्पादन किया जाता है। चिया के बीज अब उत्तर प्रदेश में भी उगाए जा रहे हैं। वह किसके अच्छे स्रोत हैं? तो ये ओमेगा 3 एंड फैटी एसिड और रेशा यानी फाइबर का। चिया के बीज मुख्य रूप से मेक्सिको में पाए जाते हैं। ये बीज ओमेगा 3 वसा अम्ल यानी कि फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और कैल्शियम से भरपूर होते हैं। इसीलिए इसके बीज अब उत्तर प्रदेश में उगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो टोटल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। हम लोग देख चुके हैं डिटेल। निम्नलिखित आमों की किस्मों में से किसे आमों का राजा कहा जाता है? आमों का राजा दशहरी को कहा जाता है जो कि लखनऊ के मलिहाबाद में होता है। उत्तर प्रदेश दशहरी, मुंबई में अल्फांसो, बेंगलुरु में बंगलपल्ली, पश्चिम बंगाल में मालदा, बिहार यानी भागलपुर में जर्दालू आम। दशहरी आमों का सर्वाधिक उत्पादन मलिहाबाद, लखनऊ में होता है। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? गेहूं, धान, जौ, मटर। तो धान जो है ये खरीफ की फसल है और बाकी रबी की फसल इसमें दी गई हैं। 3 फसलें होती हैं उत्तर प्रदेश में, रबी, खरीफ एवं जायद। खरीफ की फसलें मई से जुलाई तक बोई जाती हैं तथा अक्टूबर नवंबर तक काट ली जाती हैं। इसके अंतर्गत चावल, धान, ज्वार, बाजरा, सावा, सनई, अरहर, मूंगफली, कपास आदि की फसलें आती हैं। जबकि गेहूं, जौ, मटर, चना, मसूर, सरसों, आलू, तंबाकू आदि फसलें जो हैं ये रबी की फसलें होती हैं। इसे नवंबर दिसंबर में बो के मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल जो है गन्ना हो जाएगा। राज्य में गन्ना उत्पादन के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, तराई क्षेत्र एवं गंगा यमुना का दोआब। गन्ने के लिए चिकनी दोमट मिट्टी, 20 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान और 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों के समूह में उत्तर प्रदेश किसका बड़ा उत्पादक है? जौ, गन्ना, सरसों, गेहूँ, मूंगफली। तो जौ, गन्ना, सरसों, गेहूँ इन सभी का प्रमुख उत्पादक है। देख सकते हैं जौ, गन्ना, सरसों, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। इसके बाद मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। उत्तर प्रदेश में कृषि मुख्य व्यवसाय है। गेहूं राज्य की मुख्य खाद्य फसल जबकि गन्ना मुख्य व्यावसायिक फसल है। उत्तर प्रदेश में जायद फसल जो है ये मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। खीरा, ककड़ी, तरबूज सब इसी में आते हैं। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में जायद की फसल मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। जायद की फसलों में शुष्क हवाएं और तेज गर्मी सहन करने की क्षमता पाई जाती है। तरबूज, खीरा, खरबूजा, उड़द, ककड़ी एवं सूरजमुखी आदि जायद की मुख्य फसलें हैं। खरीफ फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं, जैसे मक्का, बाजरा, चावल, गन्ना, जूट, कपास एवं तिल आदि। प्रयागराज किस फल के लिए प्रसिद्ध है? तो अमरूद, सेब के कलर का अमरूद यहाँ पर पाया जाता है जो कि फेमस है। प्रयागराज अमरूद के फल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के अमरूद की बनावट सेब जैसी होती है जिसके चलते इसे सेबिया अमरूद भी कहते हैं। प्रयागराज का सुरखा अमरूद पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर है। नेक्स्ट है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका उत्पादन करता है? तो शुद्ध देशी घी, ओडीओपी भी वहाँ का देशी घी है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला शुद्ध देशी घी के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। गुड़ का प्रमुख उत्पादक जिला जो है अयोध्या, मुजफ्फरनगर तथा हींग का जो प्रमुख उत्पादक जिला है ये हाथरस है। ये भी ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में डैश के रूप में जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानीय लोग इसे घास के कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं जिन्हें मूंज उत्पाद कहा जाता है। इसको सरपत बोलते हैं। अमेठी सुल्तानपुर में खासकर पाया जाता है। देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती है? गेहूँ उगाया जाता है, चावल उगाया जाता है, तिलहन उगाया जाता है, कपास जो है नहीं उगाया जाता है।
कपास की खेती जो है उसके लिए उपयुक्त मिट्टी यहाँ पे नहीं है। कपास का उत्पादन प्रमुख रूप से गुजरात तथा महाराष्ट्र में किया जाता है। इसके लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में करेल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? तो सहारनपुर पहले ऑप्शन में दिया गया है, सहारनपुर और मेरठ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मेरठ जिलों में नींबू प्रधानतः उगाया जाता है। नींबू का वैज्ञानिक नाम सिट्रस लेमोन है। भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? तो 25 से 40%। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत के कुल गन्ना उत्पादन में 44.5% उत्तर प्रदेश का है। गन्ना उत्पादन में प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश 44.5%, महाराष्ट्र 25.45% और कर्नाटक 10.54%। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये भी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश है, देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक, बिहार, गुजरात आदि राज्यों का स्थान आता है। इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल हैं? FCI सही है, SWC सही है, CWC सही, FDI जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में निवेश किया जाता है तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं, FDI। इसका संबंध अनाज भंडार से नहीं है, जबकि भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, केंद्रीय भंडारण निगम CWC तथा राज्य भंडारण निगम SWC का अनाज भंडारण के लिए उत्तरदायी है। कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं ये पूछा गया है। पहला तो यह यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, सही है। उत्तर प्रदेश के 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान है, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी दिया गया है तो बी वाला गलत हो जाएगा। देख सकते हैं आर्थिक केंद्र रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 28 कृषि विज्ञान केंद्र, 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय तथा 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में 1974 में खोला गया था। तो 28 कृषि विज्ञान केंद्र हो गए, 4 कृषि विश्वविद्यालय, 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय, 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र और 89 कृषि विज्ञान केंद्र जो है ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? तो ये कुशीनगर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। यह संस्थान सेवरही नामक स्थान पर है। इस शोध संस्थान की स्थापना 1976 में की गई थी। इस संस्थान के पहले निदेशक डॉक्टर HN सिंह बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ है? तो ये आलमबाग लखनऊ में है। बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो 2002 में इसकी स्थापना की गई थी, देख सकते हैं। आलमबाग लखनऊ में है और 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है, तो ये है कहाँ पे? आगरा में। आलू निर्यात जोन जो है आगरा में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू के निर्यात के लिए निर्यात जोन की स्थापना की है। इसकी स्थापना आगरा में की गई थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म जो है काला नमक है, तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। काला नमक उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में बेसिकली सिद्धार्थनगर में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म है। यह भारत के अच्छे गुणवत्ता वाले सुगंधित चावलों में से एक है। इसकी खेती बौद्ध काल यानी 600 ईसा पूर्व से की जा रही है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिमालयी तराई क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है। इसे उत्तर प्रदेश में सुगंधित काले मोती के रूप में भी जाना जाता है। चावल के अधिक उत्पादन के कारण चंदौली को चावल का कटोरा कहा जाता है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? संभल का पुदीना दिया गया है, मैनपुरी का लहसुन, ललितपुर का टमाटर, प्रयागराज का अमरूद। तो इसका डिटेल देख लेते हैं क्या है। तो संभल का एक जिला एक उत्पाद हस्तशिल्प हॉर्न अस्थि है, मैनपुरी का जरी जरदोजी, ललितपुर का जरी सिल्क साड़ी, प्रयागराज का मूंज उत्पाद। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, एक जिला एक उत्पाद दिया गया है, तो ये गलत है। काला नमक चावल यहाँ पे मिलान करना है। काला नमक चावल कहाँ का हो जाएगा? सिद्धार्थनगर का। देसी घी और रैया का, आंवला प्रतापगढ़, केला फाइबर कुशीनगर। देख सकते हैं काला नमक चावल जो है सिद्धार्थनगर, देसी घी और रैया, आंवला प्रतापगढ़, केला फाइबर कुशीनगर। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ? कृषक समृद्धि आयोग
कृषक समृद्धि आयोग का गठन कब हुआ? तो ये 2017 में। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन वर्ष 2017 में किया गया था। कृषक समृद्धि आयोग का गठन वर्ष 2017 में किया गया था, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुना करना था। इस आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। इसके प्रमुख कार्यों के अंतर्गत कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा रेशम पालन आदि विविध कार्यों के निष्पादन में किसानों के शक्तियों एवं उनकी दुर्बलताओं की समीक्षा करने के साथ ही फसलों के बेहतर भंडारण एवं विपणन को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, सही है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, ये भी सही है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश दूध और गन्ना उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है, जबकि चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान रखता है। बता दिए गए कथनों में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 2 सही है, जबकि 3 गलत है। वर्ष 2023-24 के अनुसार शीर्ष चावल उत्पादक राज्य जो है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर चला गया है 2023-24 के अनुसार, तेलंगाना पहले पे आ गया है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा किस वर्ष में हुई थी? तो 2014 में। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत झांसी में हुई थी। नेक्स्ट है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में मिलान करना है, देखते हैं। लहसुन जो है ये मैनपुरी का हो जाएगा, प्याज जो है गाजीपुर, मिर्च देवरिया, हल्दी ललितपुर। लहसुन मैनपुरी, प्याज गाजीपुर, मिर्च देवरिया, हल्दी ललितपुर। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई क्षेत्र में सर्वोच्च? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, लगभग 80% के आसपास। दिए गए राज्यों में ट्यूबवेल से सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है। सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2019 के अनुसार यहाँ कुल सिंचाई, शुद्ध सिंचाई में 74.9% यानी लगभग 75% सिंचाई नलकूप द्वारा की जाती है। नहर द्वारा सिंचाई 15.2%, कुआं द्वारा सिंचाई 8.8% तथा तालाब, झील एवं पोखर द्वारा सिंचाई 0.5% होता है। यूपी में पशु प्रोटीन प्रति व्यक्ति जो है ये 5 ग्राम है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई बीघा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1 बीघे में 20 बिस्वा होता है, यहाँ देख सकते हैं आप। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? IIVR, इसका डिटेल देख लेते हैं हम लोग। IIVR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये तो वाराणसी में है। सब्जी शोध संस्थान की बात हो रही है, तो वाराणसी हो जाएगा। IIPR ये कानपुर में है, यानी दलहन शोध संस्थान कानपुर में हो गया। तीसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, ये हो गया कानपुर। IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इज्जतनगर हो गया। IGFRI यानी इंडियन ग्रासलैंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? UPCAR लखनऊ हो गया। IARI ये नई दिल्ली हो गया। IBRI तो यही गलत हो जाएगा, बाकी NDRI करनाल में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद UPCAR उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। IBRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये इज्जतनगर बरेली में स्थित है। NDRI यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है, और इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। NDRI की पहला केचुआ बैंक जहाँ स्थापित होने जा रहा वह स्थान है वो इज्जतनगर बरेली में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए एक अभिशाप है? तो ये बुंदेलखंड में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। क्या है ये देख लेते हैं। तो बुंदेलखंड क्षेत्र के में प्रचलित अन्ना प्रथा के तहत जब चैत्र मास में फसल कट जाती है और खेत खाली हो जाते हैं, तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। यह अन्ना प्रथा बुंदेलखंडी क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप सिद्ध हुआ है। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना के में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो ये इसमें कृषि के लिए देख सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार
प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के 59.3% लोग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में नियोजित हैं। इसमें से 29% कृषक और 30.3% जो है कृषि श्रमिक हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है तो कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल की बात हो रही तो ये सरसों हो जाएगा, राई और सरसों। तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिनके वनस्पति तेल का उत्पादन होता है, जिनमें महत्वपूर्ण है तिल, सरसों, राई, मूंगफली और सूरजमुखी। भारत में तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए पीत क्रांति यानी येलो रेवोल्यूशन की संकल्पना दी गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहन का ही स्थान आता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो लखनऊ का मलिहाबाद स्थान है ये। इसको जीआई टैग भी प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का क्या मुख्य उद्देश्य है? तो शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणनकार, उपयुक्त सभी। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के प्रमुख उद्देश्यों में शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य तथा बीज गुणन कार्य शामिल है। इसके अतिरिक्त बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि का प्रसार करना राज्य खेती के अन्य प्रमुख उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिकतम है? तो धान गेहूँ सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, बिल्कुल सही है। तीसरा दिया है, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा चीनी मिलें हैं। चौथा दिया गया है, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादों की संख्या सर्वाधिक है, तो पहला, दूसरा, चौथा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं, चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या जो है महाराष्ट्र में है, ना कि उत्तर प्रदेश में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन सही ये बताना है। पहला दिया गया है, मध्य प्रदेश में भारत की गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। दूसरा दिया है, उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तीसरा, राजस्थान में भारत के भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। और चौथा, भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? पहला, दूसरा दिया गया, दूसरा। इसका डिटेल देख लेते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। तो भारत में भैंसों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, साथ ही उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो सही हो गया। गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, साथ ही भेड़ों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य तेलंगाना है। इस प्रकार विकल्प जो है दूसरा, चौथा सही हो जाएगा, जो कि इसमें दिया नहीं गया है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ हो जाएगा। प्रतापगढ़ के कुंडा और कांकर में आंवला के लिए फल पट्टी विकास योजना चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। खरीफ फसल की बुआई जो होती है जून जुलाई में होती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। कौन कौन सी? ज्वार, बाजरा, धान आदि। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। लखनऊ में है, मुजफ्फरनगर में है, गोरखपुर में है, झांसीपुर में जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। भारत में उत्तर प्रदेश जिस उपज का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है खाद्यान्न में सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश ही है। वर्ष 2020-21 चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 18.89% खाद्यान्न का उत्पादन जो है ये उत्तर प्रदेश करता है। यह गेहूं, आलू और गन्ना के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। तिलहन उत्पादन में राजस्थान तथा दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है तो गन्ना, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 44.5% जो है उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता है गन्ने का। तिलहन में राजस्थान, जूट में पश्चिम बंगाल तथा कपास में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये एग्जैक्ट यहाँ पे कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो डिटेल देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का एक विशिष्ट राज्य है जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जहाँ पर देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10.48% भाग पर कृषि की जाती है। यहाँ पर रबी, खरीफ, जायद 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, तो कोई विकल्प इसमें से सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? चना, मसूर, अरहर, मूंग। तो मूंग का सबसे कम है, ये 60 दिन में तैयार हो जाती है। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 60% है, तो इसमें दिया नहीं गया है, इसे तो 62 मान सकते हैं आप, लेकिन 60% से थोड़ा कम।
टोटल 59.3%। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। केसर का उत्पादन उत्तर प्रदेश में तो ऐसे नहीं होता है। केसर उत्पादन हेतु आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। वर्ष 2015 में अलीगढ़ जनपद के किसान जलाल अहमद ने केसर की खेती द्वारा इसका उत्पादन किया था, किंतु यह एक अवैध और अनूठा उदाहरण मात्र है। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है, फसल गहनता 110%, 135%, 160%, 185%। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो ये 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार माने तो फसल गहनता 157.53% है। तो ये 160% मान सकते हैं कि 157.53 जो है इसके निकटतम है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? सोयाबीन की बात हो रही है, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा और महोबा जिले में सोयाबीन की खेती प्रमुखता की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो कहाँ गया? चना हो गया। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दलहनी फसलों में चना का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, जो देश के कुल चना उत्पादक क्षेत्रों का लगभग 6% का हिस्सा कवर करता है। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसल का अग्रणी उत्पादक है? गेहूँ, आलू, मूंगफली, गेहूँ, आलू, गन्ना। तो ऐसे ही हो जाएगा, गेहूँ, आलू, गन्ना। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? गन्ना हो गया, आलू हो गया, और बस पहला और तीसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? गेहूं उत्पादन में है, जौ उत्पादन में है, गन्ना, चावल में जो है ये दूसरे स्थान पे है। पहले पे अब तेलंगाना आ गया है, पहले पश्चिम बंगाल पहले पे था। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में। तो धान के उत्पादन में द्वितीय स्थान है, बाकी गन्ना, आलू और गेहूं में पहले स्थान पे है। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया गया है। डिटेल इसका देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्य भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। भारत में वर्ष 1966-67 में देश में अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्मों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन की संज्ञा दी जाती है। वैश्विक दृष्टि से हरित क्रांति का जनक जो है प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक जो है MS स्वामीनाथन को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात हो रही, तो धान, मक्का, गेहूं। निम्नांकित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक उत्पादक है? तो गेहूं का। गेहूं, आलू, गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक है। चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? गेहूं का है, गन्ने का है, आलू का है। फूलों के उत्पादन में तमिलनाडु का प्रथम स्थान है, देख सकते हैं। फूल उत्पादन में तमिलनाडु पहले स्थान पर है। गेहूं, आलू, गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है यूपी है। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? गेहूं और गन्ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग 90% है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मेंथा की खेती बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, लखनऊ आदि जिलों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके तेल से उपयोग से सुगंध के लिए और औषध बनाने में किया जाता है। वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य के से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम, उस समय भी सही था, इस समय भी सही है। आलू उत्पादन में शीर्षस्थ, अभी भी सबसे नंबर 1 पे है। देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन, ये भी सही है। देश का सर्वाधिक धान उत्पादक, तो ये गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही सही हो जाएगा, ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये देख सकते हैं, वर्तमान में सब्जी के कुल उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। खाद्यान्न उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रजाति है, ये धान की है, मेरी सिद्धार्थनगर में पाई जाती है। आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले का उद्धृत मानी जाती है? तो ये बनारस, वाराणसी, देख सकते हैं।
यहाँ पे आमों की प्रजातियाँ दी गई हैं और संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। तो दशहरी आम लखनऊ और मलिहाबाद हो जाएगा। चौसा आम हरदोई सहारनपुर, अल्फांसो रत्नागिरी महाराष्ट्र, केसर जूनागढ़ गुजरात, हिमसागर और किशनभोग मुर्शिदाबाद, बादामी आम कर्नाटक, सफ़ेदा आम आंध्र प्रदेश, बॉम्बे ग्रीन पंजाब, तोतापुरी आम बेंगलुरु, नीलम आम आंध्र प्रदेश। इसके अलावा रसपुरी आम जो है कर्नाटक हो जाएगा। मालगोया मुलगोवा आम सेलम तमिलनाडु, लक्ष्मण भोग मालदा पश्चिम बंगाल, इमाम पसंद तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, फजली आम बिहार पश्चिम बंगाल में, मनकुरद आम गोवा में, पहाड़ी या पैरा आम गुजरात में, गुलाब खास आम बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल, वनराज आम की बात करें तो गुजरात में, किलिचुंदन आम केरल में, रुमानी आम जो है ये चेन्नई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें कौन सी हैं? रबी फसलें, खरीफ और जायद, ये तीनों। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसल कौन सी है? रबी फसल की बात हो रही है तो गेहूं, चना, मटर, जौ। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? शकरकंद, रतालू, कचालू, आलू। तो आलू को गरीब का मित्र कहा जाता है। आलू का सब्जियों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी उत्पादन क्षमता अन्य फसलों से अधिक है। यह एक सस्ती फसल है जिस कारण इसे गरीबों का जो है मित्र कहा जाता है। यह फसल मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आलू की फसल को झुलसा रोग से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान जो है ये पहला था, तब भी अब भी पहला है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र का योगदान के अनुसार पहला, दूसरा, तीसरा स्थान है। वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर है। वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार भारत तीसरा सबसे बड़ा दाल निर्यातक भी है। उत्तर प्रदेश में डैश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। तो ये लखनऊ में किया गया था 2018 में। समय के करंट का क्वेश्चन था। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? आलू के उत्पादन में प्रथम है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 19 अगस्त को राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, 19 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला कुफरी स्थान में स्थित है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये अप्रैल का पहला पखवाड़ा देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई के लिए उपयुक्त समय अप्रैल का पहला पखवाड़ा है। कपास की खेती प्रदेश के गंगा, यमुना, दोआब, बुंदेलखंड, रुहेलखंड के क्षेत्रों में की जाती है। प्रमुख रूप से आगरा, मथुरा, अलीगढ़ व हाथरस में कपास की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश डैश का सबसे बड़ा उत्पादक है। केला दिया है, अमरूद दिया, आम, पपीता। इसमें से आम का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश आम तथा अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जबकि बिहार लीची में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आम का वैज्ञानिक नाम, तो यहाँ पे आम और अमरूद दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश है। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो ये पहला स्थान है। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू, दुग्ध तथा कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर चावल उत्पादन में तेलंगाना है। उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख डैश उत्पादकों में से एक है। लकड़ी, गन्ना, काफी, चमड़ा। तो गन्ना दिया गया तो गन्ना हो जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR जो है लखनऊ में स्थित है। भारतीय चीनी अनुसंधान उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? चावल, गेहूं, जमीन अखरोट और चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का है। यह गेहूं, गन्ना और आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आम, आंवला, तरबूज, यहाँ पे पूरा डिटेल लिखते हैं। तो गेहूं, गन्ना, आम, आंवला, तरबूज, खरबूजा, आलू, सब्जी, दुग्ध, चीनी, शहद आदि उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है। तो चैप्टर का कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर है सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। 7वां चैप्टर है, ये देखते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे मिलान करना है। डैम दिया गया है और जिला दिया गया है। पहला दिया गया है अदवा। अदवा बांध जो है ये मिर्ज़ापुर में स्थित है, ऑप्शन दूसरा ये करेक्ट हो जाएगा। देवरी की बात करें तो ये कहाँ पे है, ये सोनभद्र में है। केवलारी की बात करें तो ये कहाँ पे है, ये महोबा में है। और पहाड़ी की बात करें ये झांसी में है। तो पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का तीसरा और चौथे का पहला, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं, अदवा मिर्ज़ापुर हो जाएगा, देवरी सोनभद्र, केवलारी महोबा, पहाड़ी झांसी में। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध कहाँ स्थित है? गोविंद वल्लभ पंत सागर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिपरी में स्थित है, सोनभद्र में। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी स्थान में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। तो यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील भी है। कौन? गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध। यह बांध सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर स्थित है। यह बांध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बना हुआ है। ये रिहंद नदी पर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के माता टीला बांध का निर्माण, माता टीला बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो ये बेतवा नदी पर, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। माता टीला बांध उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर बना है। तो कई क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो माता टीला बांध जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है और किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर है। इसका निर्माण 1958 में हुआ था। इस बांध से झांसी, जालौन, हमीरपुर और ग्वालियर जिलों को फायदा होता है। तो सारी बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। पूछ लेगा इस बांध से कौन कौन से जिले जो है लाभान्वित होते हैं। तो झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ये सारे जिले। नेक्स्ट है, गलत जोड़े का पहचान कीजिए। गलत जोड़ा पहचानना है। पहला दिया गया है मुईपुर बांध सोनभद्र में है, सही। पीली बांध बिजनौर, लाचूरा बांध झांसी, जामनी बांध ललितपुर, सही है। तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मुईपुर बांध सोनभद्र में है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया। पीली बांध जो है बिजनौर में है, लाचूरा बांध झांसी में है तथा जामनी बांध जो है ललितपुर में है। इसीलिए कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, नन ऑफ द एबव हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख बांधों में राजघाट बांध जो है ललितपुर में, परीक्षा बांध झांसी में, सलारपुर बांध महोबा में, नगवा बांध सोनभद्र में तथा अहरौरा बांध जो है मिर्जापुर में स्थित है। बांधों से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, एक आग तो पूछ ही लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? नहीं पूछा है। परीक्षा बांध जो है ये स्थित है, बघला बांध स्थित है, भैंसोरा बांध स्थित है, बदुआ बांध जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये बिहार में है। बदुआ बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, जबकि परीक्षा बांध झांसी जिले में, बघला बांध प्रयागराज जिले में तथा भैंसोरा बांध चंदौली जिले में स्थित है। बदुआ बांध जो है बिहार राज्य के बांका जिले में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। अहरौरा बांध उत्तर प्रदेश की किस नदी पर, किस जिले में बनाया गया है, ये आपको बताना है। अहरौरा बांध की बात हो रही है, तो ये प्रदेश की गरई नदी, ये गरई नदी होती है उत्तर प्रदेश में, जो कि मिर्ज़ापुर में है, वहाँ पे बनाया गया है। गरई नदी पर, गरई नदी पे मिर्ज़ापुर में अहरौरा बांध की बात हो रही है। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अहरौरा बांध उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में गरई नदी पर निर्मित है। मिर्ज़ापुर में निर्मित अन्य बांधों में अदवा बांध जो कि अदवा नदी पर है, जिरगो बांध जो कि जिरगो नदी पर है, छोटी छोटी नदियाँ हैं, सिरसी बांध जो कि बखेर नदी पर है, तब मेजा बांध जो है ये बेलर नदी पर है। ये भी ध्यान रखिएगा, मेजा बांध जो है ये बेलर नदी पर है और मिर्ज़ापुर में है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित माता टीला बांध किस नदी पर बना हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माता टीला बांध अभी हम लोग देख चुके हैं, बेतवा नदी पर है, ललितपुर में स्थित है। 1958 में इसको बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कौन सा बैराज स्थित है? तो लौकुश बैराज जो है ये कानपुर में ही है, पहला ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में गंगा नदी पर लौकुश बैराज स्थित है, जिसका निर्माण वर्ष 2006 में पूर्ण हुआ। कानपुर जिले में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने जीवन दायिनी एवं गंगा के तट पर बैराज बनाकर जल निगम को 36 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराया गया। निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना बेतवा नदी पर बनाई गई है? तो कालागढ़ बांध दिया गया है, रेहन बांध, माता टीला, तो माता टीला हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस बहुउद्देशीय परियोजना से मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भाग झांसी, जालौन, ग्वालियर, हमीरपुर आदि लाभान्वित होते हैं। निचली गंगा नहर कहाँ पर गंगा से निकलती है? कहाँ पर निकलती है? तो नरौरा जो हो जाएगा बुलंदशहर से।
निचली गंगा नहर उत्तर प्रदेश की नहर है। यह नहर बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से निकलती है। इसका निर्माण कार्य 1872 में प्रारंभ हुआ और 1878 में ये कंप्लीट हुआ। इस नहर की कुल लंबाई जो है 8,800 किलोमीटर है। कानपुर शाखा और इटावा शाखा इस नहर की दो प्रमुख शाखाएं हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश से बाहर स्थित है? उत्तर प्रदेश से बाहर कौन सी स्थित है? छिबरो उत्तर प्रदेश में है, रिहंद है, खुदरी है। टिहरी जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये उत्तराखंड में है। टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भिलांगाना तथा भागीरथी नदी के संगम के निकट भागीरथी नदी पर बनाई गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भागीरथी एवं भिलांगाना नदियों के अतिरिक्त जल प्रवाह का संचय कर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन करना है, जबकि छिबरो, रिहंद तथा खुदरी परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। भारत में पीने के पानी की जरूरत को पूर्ण करने के लिए 6 राज्यों के द्वारा कौन सा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है? तो ये कौन सा अभियान है? रानू-काजी बहुउद्देशीय अभियान। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, रानू-काजी बहुउद्देशीय अभियान। पीने के पानी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड ने रानू-काजी बहुउद्देशीय परियोजना पर अभियान चलाया है। इसके तहत यमुना नदी पर 3 तथा इसकी सहायक नदी टोंस पर 2 जल भंडारण परियोजना बनाए जाएंगे। यमुना नदी पर 3 और इसकी सहायक नदी टोंस पर 2 जल भंडारण परियोजना बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का धनरौल बांध किस नदी पर निर्मित है? ये घग्गर नदी पर निर्मित है। धनरौल बांध घग्गर नदी पर निर्मित है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज से 23 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसके जल से निकटवर्ती जिले मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र में सिंचाई की जाती है। घग्गर नदी पर बनने की वजह से इसे घग्गर बांध भी कहते हैं। रखिएगा, धनरौल बांध या घग्गर बांध। उत्तर प्रदेश में अर्जुन बांध कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कहाँ पर स्थित है? ये महोबा जिले में स्थित है, तो चरखारी महोबा में। उत्तर प्रदेश में अर्जुन बांध चरखारी महोबा जिले में स्थित है। माता टीला बांध जो है ललितपुर में हो जाएगा। रिहंद बांध सोनभद्र में हो जाएगा। गोविंद सागर बांध जो है ये भी ललितपुर में हो जाएगा। मथुरा और आगरा को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चलाई गई? तो ये गोकुल बैराज परियोजना। मथुरा और आगरा को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तथा पेयजल समस्या के निदान हेतु गोकुल के समीप यमुना नदी पर गोकुल बैराज परियोजना चलाई गई। बुंदेलखंड सूखे क्षेत्र में जल देने के लिए कौन सी 2 नदियों को जोड़ा जा रहा है? बुंदेलखंड सूखे क्षेत्र में जल देने के लिए कौन सी 2 नदियों को जोड़ा जा रहा है? तो केन और बेतवा। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। केन बेतवा लिंक परियोजना KBLP के तहत सूखे बंजर बुंदेलखंड क्षेत्र में केन और बेतवा नदियों को जोड़ा जाएगा और इससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 10 जिलों के लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ स्थित है? ये मिर्जापुर पिपरी में, सोनभद्र। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित है, जिसका जलाशय क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये सोनभद्र के पिपरी में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? अरौरा है, अडवा है, बघेलखंड है, बदुआ जो है अभी हम लोग बताए थे अभी कि ये बिहार में है। अरौरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, अडवा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, बघेलखंड बलरामपुर उत्तर प्रदेश और बदुआ बांका बिहार में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना जो है रिहंद परियोजना है। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद परियोजना है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। ये भी आता है, तो गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है? ये रिहंद परियोजना। रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है, तो दोनों नाम याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत जो है ये नलकूप है। ऑप्शन सी यहाँ पे दिया गया है। उत्तर प्रदेश का नहर सिंचाई में देश में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का नहर सिंचाई में देश में प्रथम स्थान है। प्रदेश में 15.7% क्षेत्र नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में नहरों का घनत्व ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा नलकूप से 74.1%, नहर से 15.7, कुआं तालाब झील से 9.6। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है? तो नलकूप। निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करता है? तो शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करता है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर भी है। यह चंपावत के बनवसा
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व नेपाल सीमा पर नामक स्थान पर शारदा नदी से निकलता है। नहर का निर्माण कार्य 1920 से प्रारंभ हुआ और 1928 में ये कंप्लीट हुआ। इस नहर से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर देख चुके हम लोग, शारदा नहर। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की समस्त कृषि क्षेत्र का 78.48% सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? एटा, इटावा, गोरखपुर, हमीरपुर। तो हमीरपुर, महोबा स्थित है और हमीरपुर भी इससे लाभान्वित होता है। अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में चरखरी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। अर्जुन बांध की 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिले में सिंचाई की जाती है। अतः अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला हमीरपुर है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? पेयजल परियोजना की बात हो रही है तो ये गोकुल बैराज परियोजना, मथुरा और आगरा के लिए। गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण सन 1980 के दशक में आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों में को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। उत्तर प्रदेश के मथुरा और गोकुल के मध्य यमुना नदी पर इस परियोजना का निर्माण कराया गया है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है तो ये बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थापित है, जो मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। यह ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जालौन जिलों की लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करती है। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? शारदा सहायक, गंडक परियोजना, रामगंगा है। वर्षाजनक कोई परियोजना नहीं है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरों को बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। इस उद्देश्य से 1973-74 में प्रदेश में 3 समादेश विकास परियोजनाओं शारदा सहायक, रामगंगा व गंडक को शुरू किया गया। शारदा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली भी है। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस के सहयोग से पूरी की जाएगी? ये सोवियत संघ। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर सोवियत रूस के सहयोग से किया गया है। टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर यानी कि 855 फीट है। वर्तमान में इसकी स्थापित क्षमता 2400 मेगावाट है। भारत सरकार ने यहाँ अतिरिक्त 1000 मेगावाट की इकाई लगाने की मंजूरी दे दी है। टिहरी बांध परियोजना पर केंद्र सरकार ने 75% व राज्य सरकार ने 25% का धन व्यय किया है। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये रामगंगा बांध है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रामगंगा बांध का निर्माण 1978 में धामपुर बिजनौर में रामगंगा नदी पर किया गया था, जो 127.5 मीटर ऊंचा है। जबकि माता टीला बांध का निर्माण 1958 में बेतवा नदी पर ललितपुर में किया गया था। इसकी ऊंचाई 35 मीटर है। तथा रिहंद बांध सोनभद्र में रिहंद नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 91.46 मीटर है। मेजा बांध मिर्जापुर में बेला नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 40 मीटर है। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध बेतवा नदी पर बना है। इसके जलाशय का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए परीक्षा थर्मल पावर प्लांट द्वारा किया जाता है। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। तो एक चैप्टर खत्म हुआ। अब पर्यटन देख लेते हैं। एक छोटा सा चैप्टर है पर्यटन, 8वां चैप्टर। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर मिर्जापुर, ग्रीन पार्क कानपुर। तो ग्रीन पार्क तो कानपुर में है। स्टेडियम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट गौतम बुद्ध नगर। ध्यानचंद एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम लखनऊ सही है। तो ये पहला वाला गलत दिया गया है। शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर ग्रेटर नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? तो आगरा शामिल है। भारतीय पर्यटन में स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का आगरा शहर शामिल है। आगरा, दिल्ली और जयपुर शहर एक त्रिकोणीय आकार बनाते हैं। यही कारण है कि इसे स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है। यह दौरा दिल्ली से शुरू होता है, फिर आगरा और जयपुर तक चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है? आगरा, नैमिषारण्य, मथुरा, सारनाथ। तो सारनाथ हिस्सा है। सारनाथ उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के बौद्ध सर्किट में राज्य के 6 स्थान कपिलवस्तु, श्रावस्ती, शंकिसा, कौशाम्बी, सारनाथ और कुशीनगर हैं। कौन कौन से 6 स्थान हैं? कपिलवस्तु, श्रावस्ती, शंकिसा, कौशाम्बी, सारनाथ और कुशीनगर। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला
लखनऊ में है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो ये रामपुर में है। जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला स्थित है तो देख चुके हैं आप लोग, रामपुर में। प्रदेश की प्रथम डिजिटल नक्षत्रशाला भी है ये। प्रयागराज स्थित एलिफेंट पार्क का पुनः नामकरण जो है आज़ाद जी के नाम पे किया गया है, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? तो ये समग्रता उपागम को। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा समग्रता उपागम को अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति जारी करके समग्रता उपागम को अपनाया है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 1974 ईस्वी में। पर्यटन के विकास से संबंधित योजनाओं के निर्धारण के लिए वर्ष 1972 में उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का गठन तो 1972 में किया गया, लेकिन इसके क्रियान्वयन के लिए, पर्यटन से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियों की देखभाल व क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का गठन 1972 में और उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना जो है 1974 में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा, श्रावस्ती, ये सभी हैं। प्रश्न में दिए गए उपयुक्त सभी विकल्प बौद्ध परिपथ का भाग है। बौद्ध परिपथ जो है के अंतर्गत कपिलवस्तु, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ तथा संकिसा को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? काशी जो है ये गंगा नदी पर, यानी वाराणसी की बात हो रही है। यह भारत का सबसे प्राचीन वसा शहर है। इसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान भी माना जाता है। इसको घाटों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में से कौन से गंतव्य शामिल हैं? बुंदेलखंड सर्किट की बात करें तो बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में पर्यटकों की सुविधा के लिए अलग अलग रुचि के अनुसार स्थलों को चयनित कर पर्यटन परिपथ का सृजन किया गया है। पर्यटन सर्किट में लोग अपनी रुचि के अनुसार सुगमता से भ्रमण कर सकते हैं। बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा आज शामिल हैं। ये हो गया, तो चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब अगला चैप्टर अगले वीडियो में करेंगे हम लोग। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।